प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS में आपका स्वागत है। आज हम माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी की एक कविता बूढ़ी पृथ्वी का दुख को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। कविता के शीर्षक से आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें पृथ्वी के शक्ति और सौंदर्य के नष्ट होने की बात कही गई है, उसके उजड़ने की बात कही गई है। शिक्षार्थियों, यह कविता निर्मला पुतुल ने लिखी है। निर्मला पुतुल का जन्म 1972 में एक संथाली आदिवासी परिवार में हुआ। निर्मला पुतुल अपनी कविताओं में उस आदिवासी लोक की रचना करती हैं जो प्रकृति के सबसे अधिक निकट रहता है, उससे आत्मीयता का अनुभव करता है और जो प्रकृति के महत्व को सबसे अधिक समझता है। इस प्रकार अपनी कविताओं के माध्यम से निर्मला पुतुल आदिवासी समाज और प्रकृति के अस्तित्व को बचाने का प्रयास करती हैं। आज वैश्विक सभ्यता तथा उपभोक्तावाद के दौर में ये दोनों ही संकटग्रस्त हैं। निर्मला पुतुल हमारे एकांगी राष्ट्रीय विकास पर प्रश्न चिन्ह लगाकर सभी के लिए विकास की मांग करती हैं। शिक्षार्थियों, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवयित्री ने पेड़, नदी, पहाड़, हवा और पृथ्वी को मनुष्य के रूप में चित्रित किया है। इस तरह के चित्रण को मानवीयकरण कहते हैं। आप जानते हैं कि पेड़, नदी, पहाड़ और हवा हमसे अलग नहीं है। ये हमारे साथी हैं। इनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। इनसे ही हमारा पर्यावरण बनता है। अपनी संतुलित जिंदगी के लिए मनुष्य पेड़ पौधों, जल, वायु, जीव जंतुओं, पर्वत आदि पर निर्भर है। लेकिन अधिक भोग और लालच में पड़कर मनुष्य इसका अंधाधुंध दोहन कर रहा है। इससे न सिर्फ पृथ्वी का सौंदर्य नष्ट हो रहा है, बल्कि बाढ़, भूकंप, सूखा आदि जैसी भयंकर प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं। शिक्षार्थियों, आइए कविता के इस अंश को एक बार पढ़ें और अनुभव करें। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चीत्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहते किसी पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजार हजार हाथ? क्या होती है तुम्हारे भीतर धमस, कट कर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? शिक्षार्थियों, आपने जो कविता सुनी या अनुभव की, उसमें प्रकृति के कष्टों और उसके भय का चित्रण किया गया है। आवश्यकता है इस कष्ट और भय को हम सभी महसूस करें। कवयित्री यह कल्पना करती है कि पेड़ भी मनुष्य की तरह भयभीत होते हैं।
वे भी चीखते चिल्लाते हैं और अपने बचाव के लिए पुकारते हैं जब वे चमकती कुल्हाड़ियों को अपनी तरफ काटने के लिए उठा देखते हैं। कविता की पंक्तियों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वे उस सभ्य कहे जाने वाले समाज से हैं जो पेड़ों को अपने उपयोग के लिए लगातार काटने का समर्थन करता है। यह प्रश्न हमसे ही है। हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए या उन्हें काटना चाहिए? कविता में एक बहुत बड़ी चिंता व्यक्त की गई है कि घटते हुए वृक्षों और घटती हुई हरियाली से मानव जीवन कैसे सुरक्षित रह सकता है। लोगों में भविष्य और दूसरों की चिंता किए बिना ज्यादा से ज्यादा भोग लेने की उपभोक्तावादी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसका बुरा प्रभाव हमारी प्रकृति पर भी पड़ रहा है। कविता की इन पंक्तियों में कवयित्री कहना चाहती है कि मनुष्य तो वह है जो अपने स्वार्थ को छोड़कर भय से चीखते पेड़ों के दुख को महसूस करे और इन्हें बचाने का प्रयास करे। कवयित्री का यह प्रश्न कि क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चीत्कार? तो यह वास्तव में प्रश्न ही नहीं बल्कि उत्तर भी है। कवयित्री का आग्रह है कि हमें भयभीत पेड़ों की चीत्कार महसूस करनी चाहिए। वैसे भी पेड़ों पर आया संकट मनुष्य पर घिरा संकट है और इस तरह पेड़ों का भय वास्तव में मनुष्य का ही भय है। आखिर पेड़ नहीं रहेंगे तो मनुष्य ही कहाँ रह पाएगा। यह कविता हमें दूसरों के दुख से जोड़ती है, हमें दूसरों से समानुभूति रखना सिखाती है और अधिक संवेदनशील बनाती है। प्रकृति के दुख से जोड़कर हमें अधिक सजग और उदार मनुष्य बनाती है यह कविता। शिक्षार्थियों, क्या कभी आपको पेड़ों की टहनियाँ उनके हाथों सी लगी है? कवयित्री ने इन पंक्तियों से मन को छू लेने वाली कल्पना की है। पेड़ों की कांपती हुई टहनियाँ मानो कुल्हाड़ी से बचाव के लिए पुकारते उसके हजारों हाथ हों। ऐसा लगता है कि वे हमारी ओर उठे हैं कि हम पेड़ों को बचाएं। कवयित्री चाहती है कि हम पेड़ों के प्रति संवेदनशील हों और उन्हें कटने से बचाएं। शिक्षार्थियों, जैसे किसी आत्मीय के छोड़कर चले जाने की पीड़ा हम महसूस करते हैं,
वैसी ही पीड़ा हमें किसी पेड़ के कटने पर भी महसूस करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ों पर ही हमारा जीवन निर्भर है। उन्हीं से हमें जीवन शक्ति मिलती है। इसलिए पेड़ का कटकर धरती पर गिरना हमें अपने ही किसी अंग के कटकर गिरने जैसा लगता है। धरती पर मजबूती से खड़ा, हवा के स्पर्श से झूमता हुआ पेड़ कितना अच्छा लगता है। लेकिन वही पेड़ जब धरती पर गिर जाए तो हमें कितना आघात पहुंचता है। क्या हम सभी के लिए इस चोट को महसूस करना जरूरी नहीं है? बिल्कुल है। शिक्षार्थियों, आइए बूढ़ी पृथ्वी के दुख कविता के दूसरे अंश को सुनकर अनुभव करें। सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे में मुंह ढांपे, सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढांप किस कदर रोती है नदियां। इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते, सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी, या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ। शिक्षार्थियों, कविता के इस अंश में किसका दुख व्यक्त हुआ है आप अच्छी तरह जानते हैं। नदियों का दुख। नदियां हमारी धरती की जीवन रेखा हैं। धरती पर जल न होगा तो हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन हम जीवन प्रदान करने वाली इन्हीं नदियों को बर्बाद कर रहे हैं। आप देखते होंगे बड़े बड़े कारखानों का गंदा पानी नदियों में बहाया जाता है। धर्म कर्म के नाम पर तरह तरह की चीजें नदियों में बहाई जाती हैं। इससे हमारी नदियां गंदगी से भर जाती हैं। लोग नदियों में साबुन से नहाते हैं, अपने गंदे कपड़े धोते हैं। इन सब से हमारी प्राचीन स्वच्छ शीतल जल से भरी कल कल कर बहती नदियां आज गंदे नाले में बदल गई हैं। कवयित्री नदी के इस रूप से दुखी है। वह हमसे पूछती है, सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे में मुंह ढांप किस कदर रोती हैं नदियां। ऐसा लगता है जैसे कवयित्री ने नदियों का रोना सुना हो। शिक्षार्थियों,
जिनका जीवन नदियों, पेड़ों आदि पर सीधे सीधे निर्भर होता है, वे ही इनकी दुर्दशा पर सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। कवयित्री इसी दुख का बोध शिक्षित और शहरी समाज को कराना चाहती है। कविता में पेड़ों की तरह नदी का भी मानवीकरण किया गया है। नदी भी मनुष्य की तरह अकेले में मुंह ढांप कर रो रही है। यहाँ नदियों के घटते जल, उसमें बढ़ते प्रदूषण को लेकर दुख प्रकट किया गया है। कविता के इस अंश में नदी के दो किनारों का चित्रण है। एक किनारे पर कोई स्वार्थी व्यक्ति अपने पालतू जानवरों को धोकर अपने गंदे कपड़े साबुन से साफ करके नदी के स्वच्छ जल को गंदा कर रहा है। नदी के दूसरे किनारे पर कोई प्यासा पानी पी रहा है। कोई स्त्री किसी देवता को अर्घ्य दे रही है, जल चढ़ा रही है किसी देवता को। हम जानते हैं कि पीने के लिए साफ पानी की जरूरत होती है, देवता को चढ़ाने के लिए भी स्वच्छ जल आवश्यक होता है। लेकिन स्वार्थी लोग नदी के जल को प्रदूषित कर रहे हैं। कवयित्री ऐसे लोगों से प्रश्न पूछकर उन्हें पानी के साथ किए व्यवहार के लिए शर्मिंदा करना चाहती है। शिक्षार्थियों, आप यह जानते हैं कि जो चीजें प्रकृति ने हमें दी हैं, उस पर सबका समान अधिकार होता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी उस पर हक होता है। इसलिए हमें उसे बर्बाद और प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। यही मनुष्य होने की सार्थकता भी है। कविता के इस अंश के माध्यम से कवयित्री हमें स्मरण दिलाती है कि हम नदियों को साफ रखें, उन्हें सूखने से बचाएं, प्रदूषण से उनकी रक्षा करें, अन्य जल स्रोतों जैसे तालाब, झील, कुएं आदि को बढ़ाएं। जब हम पानी का उपयोग करें तो यह याद रखें कि इसकी ज़रूरत औरों को भी है। शिक्षार्थियों, आइए इस कविता के अगले अंश को सुने और अनुभव करें। कभी महसूस किया है कि किस कदर दहलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना। विस्फोट से टूटकर जब छिटकता दूर तक कोई पत्थर, सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरते
पत्थरों की चीख। शिक्षार्थियों, कविता के इस अंश में भी प्रकृति का मानवीकरण हुआ है। यहाँ कवयित्री ने पर्वत को मनुष्य के रूप में चित्रित किया है। विशाल पहाड़ की स्थिरता को देखकर उसे मौन समाधि में बैठा कहा गया है। पहाड़ के सौंदर्य को मनुष्य का इसके साथ व्यवहार कैसे नष्ट कर रहा है, इसे कविता में साफ साफ हम देख सकते हैं। मनुष्य स्वार्थ और लालच में बंधकर एक तरफ निर्माण कर रहा है, दूसरी तरफ ऊंची ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए सीमेंट, पत्थर आदि प्राप्त करने के लिए पहाड़ों को डायनामाइट से तोड़ रहा है। जब पहाड़ विस्फोट से टूटता है तो ऐसा लगता है मानो मनुष्य के इस व्यवहार से सीना ढल गया हो। पहाड़ के सीने पर मनुष्य तेज आघात करता है, इससे उसके पत्थर छिटक कर दूर गिरते हैं। कविता की इन पंक्तियों में पहाड़ के प्रति मनुष्य के क्रूर व्यवहार की ओर संकेत किया गया है। पिछले अंश में कवयित्री ने नदियों की रुलाई सुनने का आग्रह किया है, तो इस अंश में हथौड़ों की चोट से टूटकर बिखरे पत्थरों की चीख को सुनने का। शिक्षार्थियों, आइए कविता के अगले अंश को ध्यान से सुने और अनुभव करें। खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े। कविता के इस अंश में आपने खून की उल्टी होने की बात सुनी। यह एक भयंकर रोग का लक्षण है जिसे हम सभी टीबी के नाम से जानते हैं। यह फेफड़ों का रोग है। यह रोग तब होता है जब फेफड़ों को स्वच्छ हवा नहीं मिलती है। हमारे आसपास की हवा, कारखानों की धुआं उगलती चिमनियों, सड़क पर वाहनों के धुएं आदि से ऐसी प्रदूषित हो गई है कि उसकी हालत एक रोगी की हो गई है। इसीलिए कवयित्री कहती है, खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को। दरअसल यह प्रश्न नहीं बल्कि उत्तर है कि हवा को हमने ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है। कविता के इस अंश में एक शब्द आया है, पिछवाड़े। आप जानते हैं यह शब्द घर के पीछे के हिस्से के लिए प्रयोग किया जाता है, जहां लोग अक्सर गंदगी का अंबार लगा देते हैं। लोग सफाई और सजावट मुख्य द्वार की करते हैं और दिखाते हैं कि वे कितने सभ्य हैं, कितने सफाई पसंद हैं। लेकिन
इस दिखावे से सच नहीं छिपता। विकास के नाम पर हमने जो गंदगी पैदा की है, उसके दुष्परिणामों से हम बच नहीं सकते हैं। इन पंक्तियों में विकास कार्यों से फैलने वाली गंदगी अर्थात प्रदूषण की आलोचना की गई है। प्रदूषित हवा गंभीर रोगों का कारण बनती है, इसीलिए यहाँ हवा को प्रदूषित होने से बचाने का आग्रह है। शिक्षार्थियों, आइए कविता के अगले अंश को ध्यान से सुनें और उसका अनुभव करें। थोड़ा सा वक्त चुराकर बतियाया है कभी, कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख। अगर नहीं तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। इन पंक्तियों में कवयित्री ने पृथ्वी को बूढ़ी औरत के रूप में प्रस्तुत करते हुए उसके दुख को प्रकट किया है। साथ ही मनुष्य होने का वास्तविक अर्थ भी बताया है। शिक्षार्थियों, आपने अपने आसपास ऐसे बुजुर्गों को देखा होगा जिनको उनके परिवार वाले नहीं पूछते, उनकी देखभाल नहीं करते, इसलिए कि उनके पास इस काम के लिए समय ही नहीं है। ऐसे में बड़े बूढ़े बहुत उदास, चुप और दुखी रहते हैं। इन बुजुर्गों की तरह ही हमारे पृथ्वी की स्थिति हो गई है। शिक्षार्थियों, इस कविता का शीर्षक ही है बूढ़ी पृथ्वी का दुख। पृथ्वी को इस कविता में बूढ़ी इसलिए कहा गया है कि पृथ्वी पर पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, पहाड़ नष्ट किए जा रहे हैं, पानी गंदा हो रहा है, हवा प्रदूषित हो रही है। इससे हमारी पृथ्वी का सौंदर्य और शक्ति घटता जा रहा है और वह बूढ़ी लग रही है। मनुष्य चाहे तो वह धरती को असमय के बुढ़ापे से बचा सकता है, उसे हरा भरा और प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न बना सकता है। शिक्षार्थियों, आपने यह कविता अनुभव की और उस पर विचार जो व्यक्त किए गए उसे समझकर आप इस कविता को ठीक से समझे होंगे। आइए एक बार इस पूरी कविता को ध्यान में रखकर इस पर विचार करें। शिक्षार्थियों, इस कविता में अनेक प्रश्न हैं।
इन प्रश्नों को एक बार फिर से याद कीजिए। इन प्रश्नों के माध्यम से कुछ सुनने, देखने, महसूस करने, सोचने और थोड़ा सा समय निकालकर बतियाने का आग्रह किया गया है। आप जानते हैं किसके बारे में? जाहिर है, पेड़, नदी, पहाड़, हवा के बारे में और मूल रूप से उस पृथ्वी के बारे में जिसके ये सब अवयव या अंग हैं। पेड़ विपत्ति में हैं, नदी, पहाड़ धैर्यवान सज्जन के रूप में हैं, हवा रोगी है तो पृथ्वी बूढ़ी। आप जानते हैं कि मनुष्य को प्रकृति की सर्वोत्तम रचना माना जाता है, इसलिए कि मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है और संवेदनशीलता है। इसी संवेदनशीलता के चलते मानव मूल्यों का निर्माण हुआ है। विपत्ति में पड़े हुए सज्जन, रोगी और बुजुर्ग की रक्षा करना, उनकी सेवा करना मानव धर्म है। कवयित्री कहती है कि यदि तुमने यह सब नहीं किया तो क्षमा करना, मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। ऐसा कवयित्री ने इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य से ही आशा की जाती है कि वह पृथ्वी का दुख समझे। ऐसी संवेदनशीलता मनुष्य में ही हो सकती है। शिक्षार्थियों, आइए इस कविता के भाषा सौंदर्य पर भी विचार करें। इस कविता में भावों को कहने के लिए कम से कम शब्दों का उपयोग किया गया है। आपने यह भी देखा कि आरंभ से अंत तक बातचीत की शैली है। कवयित्री अपने पाठक को संबोधित करती है। वह पाठक से अनेक प्रश्न पूछती है, अर्थात कविता प्रश्न शैली में है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सामान्य ढंग के प्रश्न नहीं हैं? प्रश्नों को पूछने की शैली ऐसी है कि इनमें कवयित्री का सुझाव निहित है। वह अपने पाठकों से चाहती है कि वे कुछ करें, और आप कविता का अनुभव करके समझ चुके हैं कि वह कुछ क्या है। इस कविता में दृश्यात्मकता है, मतलब इसकी पंक्तियां चित्रों का काम करती हैं। जैसे कुल्हाड़ियों के भय से चीत्कार करते पेड़, पेड़ की हिलती टहनियों में बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ, मुंह ढांपकर रोती नदी, मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना, खून की उल्टियां करती हवा और गुमसुम
बूढ़ी पृथ्वी। इस चित्रात्मकता का बहुत बड़ा कारण इन स्थलों पर प्रयुक्त मानवीयकरण भी है। कविता के अंतिम अंश में कवयित्री ने क्षमा मांगी है। आपको लग सकता है कि कवयित्री ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उसे क्षमा मांगनी पड़े। वास्तव में यह सुनने वाले की आलोचना करने, उसकी कमी बताने और उसे नसीहत या शिक्षा देने का एक ढंग है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवयित्री ने भावों के अनुकूल भाषा प्रयोग किया है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, चीत्कार, पुकारते, धमस, रात का सन्नाटा, दहलना, चीख, गुमसुम आदि भाव विशेष की अभिव्यक्ति करते हैं। शिक्षार्थियों, आइए अंत में जानते हैं कि आपने इस कविता के माध्यम से क्या सीखा है। पर्यावरण मानव जीवन के लिए अनिवार्य है। पर्यावरण के संतुलित होने से मानव जीवन पर अनेक रूपों में संकट आता है। पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों और हवा को नष्ट एवं प्रदूषित होने से बचाना मनुष्य का कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन करके ही मानव सहित सभी प्राणियों की रक्षा की जा सकती है और पृथ्वी के सौंदर्य को बचाया जा सकता है। साहित्य में संवेदनशीलता तथा समानुभूति का बहुत महत्व है। इस कविता में पाठकों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाकर पर्यावरण रक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की गई है। उपभोक्तावाद तथा व्यक्तिगत स्वार्थ मानव विरोधी भाव हैं। कविता में इनका विरोध करके बहुसंख्यक मानव की रक्षा की भावना मार्मिकता से व्यक्त की गई है। जो मानव नहीं है या जड़ है, उसे मनुष्य में दिखाना मानवीकरण है। इस कविता के उद्देश्य को पूरा करने में मानवीकरण की बहुत बड़ी भूमिका है। कविता में उपयुक्त वाक्य विधान, प्रश्न शैली, दृश्यात्मकता एवं भावानुकूल भाषा प्रयोग किया गया है। शिक्षार्थियों, आपने बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता को समझ लिया होगा। आपके मन में यदि कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप हमें ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है signlanguage@nios.ac.in। आप NIOS के
विविध शैक्षणिक वीडियो YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।